कि सर आज 18 फरवरी को हमें हिंदी का पेपर देना है। आखिर हिंदी की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे? बस ये वायरल पेपर आप लास्ट तक देख लो, 100 में 100 आप करके आएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप आज जा रहे हो हिंदी का पेपर देने और आपको थोड़ा बहुत अंदर से डर लग रहा है कि मेरी हिंदी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो भैया ये पूरा हिंदी का वायरल पेपर देखकर चले जाना। मैं गारंटी लेता हूं ना, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं समझ लो 100% फिक्स है और ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। अगर ये पेपर देख लिया, जब पेपर देकर आओगे कहोगे सर सेम टू सेम पेपर आ गया था। पेपर कोड है भैया 605 बीडी और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करके करेंगे भैया। और अगर 1 घंटे पहले भी वीडियो देख रहे हो ना तो जरूर देखकर चले जाना। देखो पेपर, यहां पे रोल नंबर डाल दो, यहां पे नाम डाल दो, समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहेगा। बस ये पेपर देख लो, रिजल्ट आने के बाद आपके क्लास का सबसे तेज बच्चा पूछेगा सर आपका इतना नंबर भैया कैसे आ गया? देखो आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा, खंड का और खंड खा। समय नहीं है भैया, बैठकर बस ये पेपर सिर्फ कुछ मिनट देख लो। सबसे पहले देखो खंड का की हम बात करेंगे 50 नंबर। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे भैया, पूरा पेपर कम से कम समय में सॉल्व कराएंगे ताकि आप जाओ 100 में 100 छाप के आओ। देखो सबसे पहले आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य के इतिहास से। देखो जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बताओ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने कौन सी पत्रिका संपादित की? आनंद कादम्बरी, हृदय प्रदीप, ब्राह्मण दिनमान। भैया ब्राह्मण पत्रिका, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। समय बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकालकर ये पूरा पेपर जरूर देख लेना। इसमें मैं हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को भी आपको बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक आएंगे ही आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा विथ सॉल्यूशन। मैं ये पेपर बता रहा हूं। खा रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है? साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी या आलोचक की आस्था। भैया त्रिवेणी जो है ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। हम चाहते हैं कि आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना। सिर्फ 10,000 लाइक्स का टारगेट है मेरे भाई, 10,000, और आप लोग बहुत आसानी से कंप्लीट करवा दोगे। अगर आपने लाइक कर दिया ना तो हमारा आशीर्वाद भाई लग ही जाएगा और आप 100 में 100 करके आओगे, ठीक है। जब आप गुरु दक्षिणा देकर जाओगे, मतलब लाइक करके जाओगे, कुछ लगता नहीं है भाई, हमें मोटिवेशन मिलता है। गा वाला चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहना, अभी पूरा पेपर बाकी है। गा कर्म भूमि किस विधा की रचना है? कर्म भूमि उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। भैया उपन्यास है। कर्म भूमि एक उपन्यास है। फटाफट आंसर देते चलेंगे। पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट भी हम नहीं करेंगे, सीधा बात, नो बकवास। चलो भैया, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र। भैया जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बस ऐसे देखते चलो, जितने भी क्वेश्चन है सारे वायरल हैं। साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे गद्यांश पद्यांश ये सब करना है, उसका भी मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा। निबंध पत्र कैसे लिखना है, सबका ट्रिक मेरे भाई। चलो अंगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बताओ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका संपादित की है? कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र या सरस्वती? भैया सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अंगा का चौथा ऑप्शन, आंख बंद करके टिक कर देना, काम खत्म है। चलो दूसरे का पे आ जाओ बच्चों। दूसरे का पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत जो है किस काल में लिखा गया है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? आंख बंद करके टिक करो, भक्तिकाल। पद्मावत जो है भक्तिकाल में लिखा गया, दूसरा ऑप्शन सही होगा। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गे भैया निराला जी हैं। सरोज स्मृति के रचयिता निराला जी हैं। कुछ चीजें और याद रखना, यामा के कवित्री हैं महादेवी वर्मा, कामायनी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। स्कंदगुप्त, जात
चतुर ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत का, ये सब याद रखना। गा वाला, निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है बताओ? नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? आंख बंद करके टिक करो। नागार्जुन जी जो है ये छायावादी युग के कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं। घा, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? बताओ रीतकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं? घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल, भूषण। भैया भूषण जी जो है ना, इन्होंने वीर रस में रचनाएं की है, ये रीतिकाल के कवि हैं। चलो अंगा नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन है भैया? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय, धर्मवीर भारती, दिनकर या गिरजा कुमार माथुर? भैया अज्ञेय जी हैं तार सप्तक के संपादक। आंख बंद करके टिक करो, फटाफट आंसर आ गया। चलो 5 क्वेश्चन हो गए यहां पे हिंदी गद्य के इतिहास से। ऐसे देखते चलो पूरा पेपर छाप के आएंगे भैया। गद्यांश पे चलो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पूरे 10 नंबर। देखो पढ़ो इस गद्यांश को ध्यान से और सिर्फ आपको आंसर देना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिलाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म छीड़ होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही स्त्रियां द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा स्त्रियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणीयता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। भैया इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो, आपको नंबर मिल गया। कुछ नहीं है, फ्री का नंबर है, बस ध्यान से समझो क्या करना है, इसी का आपको आंसर देना है। मतलब ये 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना। नहीं पता तो दूसरा रहेगा। जैसे देखो ये किस चैप्टर का है, पहचान सकते हो? देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में निंदा आ गया, तो निंदा आ गया भैया, तो ये निंदा रस चैप्टर का है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। कौन है? हरिशंकर परसाई। तो आपका पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आपको ऑलरेडी याद रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, ठीक है। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं, यहां से लेकर यहां तक। इसकी व्याख्या कर दो भैया, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है। कैसे व्याख्या करनी है? थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ट्रिक लगाएंगे, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, नंबर फिक्स है मेरे भाई, ठीक है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। निंदा का उद्गम कहां से होता है? निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो देखो यहीं पे लिखा होगा पहले लाइन में, देखो ये निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। यही लाइन उठाकर लिख दो, सिंपल सा है। देखो ट्रिक है ये, क्वेश्चन का जो वर्ड है ना उसको गद्यांश में ढूंढो, जहां भी मिल जाए भाई छाप दो, काम खत्म है, ठीक है। चलो चौथा वाला, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो देखो यहीं पे कहीं होगा इसका भी आंसर, थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये देखो, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। बस हो गया, ठीक है, यहां तक लिख दो, नंबर फिक्स है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, चौथा निंदक। 5वां, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो देखो इसका आंसर ये लिखा है, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। बस हो गया आंसर, खल्लास भैया, बहुत सिंपल है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है। लिखना कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे लिख देना, निंदा का उद्गम ... करके होती है। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है हमारा निंदा रस, लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, लेकिन हम एज अ संदर्भ लिखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। भैया 2 नंबर आपका फाइनल है यहां पे, ठीक है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भैया आपको व्याख्या करनी है किसकी? जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणीयता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। भाई थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दो, काम खत्म। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त होती हैं।
अतः इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं ये अपनी कर्मठता से मेरे पद को ना छीन ले, अतः वो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। 2 नंबर। भाई थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने तरीके से लिखोगे, नंबर आपके सामने हाजिर है। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। निंदा का उद्गम कहां से होता है? मैंने बताया इसका आंसर अभी, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। 2 नंबर फाइनल है मेरे भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब समय बिल्कुल भी नहीं है। चौथा वाला क्वेश्चन, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो ये देखो इसका आंसर चौथा, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो, 5वां क्वेश्चन देख लो। इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो ये देखो भैया, 5वां, इंद्र निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। मतलब निठल्ला का मतलब कोई कामकाज वो नहीं करता है, इसीलिए इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है मेरे भाई। हो गया आपका ये 10 में 10 कंप्लीट, 10 में 10 काम खत्म। अथवा लगा है, नहीं पता ये दूसरा कर लो भैया। भाषा आ गया तो समझ जाओ ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। चलो ये भी हो गया, इसको आप खुद कीजिएगा। पद्यांश पे आ जाओ, अक्सर बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर। मैंने आपसे बताया था 3-4 चैप्टर पढ़ लो, बहुत पहले से मैं बोल रहा हूं कि कैकेयी का अनुताप, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत, ये सब चैप्टर पढ़ लो। नहीं पढ़े हो तो चलो एक मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको पढ़ लेना। देखो श्रद्धा मनु का ये है, मतलब श्रद्धा मनु जो है श्रद्धा से प्रश्न करते हुए पूछते हैं, मनु श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं। देखो, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। मतलब हे बसंत के दूत तुम कौन हो, मतलब इस पतझड़ के मौसम में अति सुकुमार से दिखने वाले तुम कौन हो। जैसे पतझड़ मतलब पतझड़ के जाने के बाद वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छाने लगती है, वैसे मेरे इस संसार में आए तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मतलब घन तिमिर, इस बादल, अंधकार में बादल में बिजली की रेखा के समान, और इस तपती गर्मी में शीतल और ठंडी वायु के समान तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष। फिर जो आगंतुक व्यक्ति है, आगंतुक व्यक्ति का मतलब जो श्रद्धा जी हैं, वो मनु के तीव्र उत्कंठा, तीव्र जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उसको मिटाते हुए बोलती हैं। तो ऐसा लग रहा है दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। मतलब ऐसा लग रहा है कि दे रहा हो कोकिल सा आनंद, मतलब कोयल जो है वो आनंद से परिपूर्ण होकर सुमन को यानी कि पुष्प को संदेश दे रहा हो। मतलब कोयल जो है वो दे रहा हो कोकिल सा आनंद, कोयल जो है सुमन को जो मधुमेह संदेश, मतलब वो पुष्पों को वसंत के आगमन का संदेश दे रहा हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। भाई इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर देंगे अभी हम। ठीक है, तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया? तो आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया। चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पांचवा, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। भाई अगर हिंदी मीनिंग आता है, ये आपके लिए हलवा है भाई। चलो ऐसे लिखो, कौन हो तुम डॉट 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 करके मधुमेह संदेश। पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 लाइनों का करना है। देखो, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसकी व्याख्या करनी है दूसरे में। तो देखो ऐसे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो, मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारमय जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान तुम कौन हो। 2 नंबर कंप्लीट मेरे भाई, 2 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख लो, तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो ये देखो तीसरा, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से श्रद्धा, यहां पे श्रद्धा कर देना, श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, श्रद्धा कर देना। चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो ये देखो भैया, पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। 2 नंबर कंप्लीट। 5वां देख लो,
पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो इसका भी आंसर देख लो, पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है 2 नंबर। मतलब 10 में 10 लेकर आओगे मेरे भाई, अगर ऐसे करके आओगे आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। चलो दूसरा वो नहीं पता, ये कर लो, बापू के प्रति चैप्टर का है, ठीक है। चलो भैया आप चलते हैं 100% फिक्स टॉपिक पे, वो है साहित्यिक परिचय। लिख कर ले लो आप, लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी का पढ़ लो भाई, 5 नंबर फिक्स है। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो, 5 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हजारी प्रसाद और वासुदेव का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और हरिशंकर और प्रो सुंदर रेड्डी में से किसी एक का पढ़ लो। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको बताने वाले 100% फिक्स है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपने आप कौन सा जीवन परिचय आज याद करके जा रहे हो, ठीक है। देखो जीवन परिचय, ऐसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालेंगे, पहले छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे, या आप बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। 2 नंबर साहित्यिक परिचय पे आ जाओ बच्चों, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया। चलो आगे, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 3 नंबर फिक्स। 2 नंबर रचनाओं का, देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। और उपन्यास भी लिख देना, बाण भट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोठा, ठीक है, पुनर्नवा, ये सब आप लिख देना, काम खत्म। मतलब 2 नंबर इसका, 5 नंबर आपको पूरा फिक्स मिलेगा। कवियों में बात करें तो भैया ये देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो, 5 नंबर। आप महादेवी वर्मा का पढ़ लो, मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लो, रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लो और सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लो। 4 पढ़ लो भैया, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखो ध्यान से समझो, मैथिली शरण गुप्त का आज हम पढ़ेंगे, राष्ट्र कवि है। देखो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। काम खत्म। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। भाई 3 नंबर फिक्स है मेरे भाई। रचनाओं पे आ जाओ। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। मतलब 2 नंबर इसका, 3 उसका, 5 में 5 मिलेंगे मेरे भाई अगर ऐसे करके आओगे। कहानी 100% फिक्स होता है भैया। आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी पढ़ लो, आपका नंबर फिक्स है। देखो ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण के लिए शब्द सीमा 80। आज हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट और बहादुर कहानी, उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, फ्री का नंबर है और मैंने पढ़ा भी रखा है, लाखों बच्चों ने वीडियो देखा। देखो चलो, अमरकांत बहादुर कहानी का सारांश पढ़ रहे हैं हम। देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है
और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा सा कहानी देख लोगे याद हो जाएगा। कहानी का मतलब ही है सिंपल। चलो खंड काव्य, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दो 5 नंबर। जैसे ये जिला वाइज होता है मेरे भाई। कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में त्यागपति। भैया आप किस जिले से हो, आप में जो खंड काव्य होगा वही पढ़िएगा। ये जिला वाइज होता है, बाकी काम खल्लास है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, क्योंकि खंड का जो हमारा है वो फिनिश हुआ। मतलब 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल 50 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए खंड खा देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, खंड खा जो है ये भी आपका 50 नंबर का पूरे रहेगा। देखो भैया, सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा आपको, और मैंने चिल्ला चिल्ला कर मैं आपको बोलता था कि भैया 4 चैप्टर पढ़ लो, जातक कथा, महामना मालविया, संस्कृत भाषा महत्वम, पंचशील सिद्धांत। अब नहीं पढ़े हो तो ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए पद्यांशों गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो 7 नंबर। जैसे ये आपका दिया गया संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का, इसको कर लो भैया। देखो आप अगर चैप्टर को पहचान गए ना तो संदर्भ लिख दोगे किस चैप्टर का है, तो 2 नंबर उसका हो जाएगा, 5 नंबर अनुवाद का मिलता है। ठीक है, तो संदर्भ लिख दोगे तो अनुवाद कर लोगे। थोड़ा बहुत नहीं पता तो ये दूसरा कर लो, महामना मालविया चैप्टर का है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। हो सके तो आप ये 4 चैप्टर जाकर एक नजर देख लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक कर दो। जैसे ये है महामना, इसमें आ गया, मतलब महामना मालविया चैप्टर का है। संदर्भ में लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। काम खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, फिर अनुवाद कर दो। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पत्रकार थे। उनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। वो जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां शीघ्र ही उपस्थित होकर उनकी सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा उनका स्वभाव था। भाई थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, संस्कृत को हिंदी में बदलना बहुत आसान है। चलो भैया पद्यांश पे आ जाओ। 100% फिक्स टॉपिक आप पढ़ लो सुभाषित रत्नानी चैप्टर को। उसी चैप्टर से श्लोक आते हैं, आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देख लो। मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। आपका नंबर फिक्स है, कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो हम पढ़ेंगे आज दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का भाई 100% फिक्स टॉपिक है, 7 नंबर। देखो, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, जबकि साधु और सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ऐसे लिख दो, विद्या विवादाय दानाय च रक्षणाय। पहले संदर्भ लिखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, अनुवाद देख लो। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बस हो गया, 5 इसका, 2 उसका, 7 नंबर फिक्स है। अथवा लगाए नहीं पता, ये दूसरा कर लो, जातक कथा का है। फिर मुहावरे पे चलो। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो। 2 नंबर। जैसे आंख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। नाक में नकेल डालना, मतलब नियंत्रण में रखना। ठीक है, नाक में नकेल डालना। सावन हदे न भादो सूखे, मतलब सदैव एक जैसा रहना। मक्खन लगाना, मतलब चापलूसी करना। चारों में से कोई एक कर दो। फिर अपठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 नंबर भाई फ्री का नंबर। एक ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, उसको पढ़ना है ध्यान से। फिर उसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दे दो, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो यहां पे अथवा लगा हुआ आपको मिल जाएगा, दूसरा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम इसी को कर लेते हैं, पढ़ो।
वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोष के जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण से इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहां का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। पहला क्वेश्चन, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? तो ये देखो, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। बस हो गया। खा, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो यहीं से लिखना है भैया, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। बस हो गया, यहां तक लिख दो। गा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो देखो ये लिखा है भैया, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम है। हो गया भाई, एक इसका, दो इसका, दो इसका, 5 नंबर फिक्स है। नहीं पता तो अथवा लगा, ये दूसरा देख लो भाई। इसको भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सको भाई, जिसमें कंफर्टेबल हो। शब्द युग्म पे आ जाओ। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए भैया। सही अर्थ आपको बताना है, जैसे श्रवण शर्मण, इसका सही अर्थ क्या होगा? पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और भिक्षु, शामन और परिश्रमी। भैया आंख बंद करके टिक करो, कान और भिक्षु। श्रवण का मतलब कान, श्रवण का मतलब भिक्षु। अंश अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा? अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, और हिस्सा और कंधा। तो इसका राइट आंसर होगा शाह, कंधा और हिस्सा। अंश का मतलब कंधा, अंश का मतलब हिस्सा। अनेकार्थी शब्द पे आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे अंबर, अंबर को आकाश वस्त्र लिख सकते हैं, चपला को बिजली स्त्री लिख सकते हैं, वर को दूल्हा श्रेष्ठ लिख सकते हैं। काम हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, 2 क्वेश्चन 2 नंबर। जैसे अनुकरण करने योग्य, उसको क्या बोलेंगे? अनुकरणीय, अमर, अजर, अक्षम। अनुकरणीय बोलेंगे, जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। दूसरा, वन में रहने वाला, वनवासी, नगरीय, ग्रामीण, पहाड़ी। वनवासी बोलेंगे, जो वन में रहेगा वनवासी है भैया। चलो वाक्य संशोधन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। जैसे पहला, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री है। भैया कवित्री गलत है। पहली बात तो विदुषी रहेगा, विद्वान नहीं रहेगा क्योंकि ये लेडीज हैं। विदुषी रहेगा, हाँ विदुषी ही रहेगा, कवित्री सही है। तो महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं, नहीं अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, दोनों सही है। तीसरा, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, ये सही होगा। चौथा, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, नहीं मैंने लड़के को पढ़ाया है, ये सही होगा। चलो रस छंद अलंकार फ्री का नंबर भाई, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के सब आते हैं। 6 नंबर भैया एक ही वीडियो में मैंने क्लियर कराया है। YouTube पर सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो हाजिर है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब 6 नंबर आपका भैया क्लियर है। एक वीडियो सर्च कर लो YouTube पे, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर। लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है क्योंकि उनको पता है ये 100% फिक्स टॉपिक है हमारे हिंदी का। रस छंद अलंकार 100% फिक्स होता है। पत्र पे आ जाओ बेटा, 13 नंबर, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखो, अथवा लगा है। अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखो। दोनों में से कोई एक करना है भैया। तरीका समझ लो कैसे पत्र को लिखा जाता है। बाकी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करेगा क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमने पढ़ाया नहीं है भाई, जाकर देखो तो सही। चलो निबंध पे आ जाओ बच्चों। निबंध लास्ट टॉपिक, निम्नलिखित विषयों पर किसी में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। जैसे बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। 5 में से कोई एक ही करना है मेरे भाई, हलवा है समझ लो। क्या करना है ध्यान से समझो, कुछ नहीं, बस आप 5 में से किसी एक पर निबंध लिख दो। निबंध में मेन होता है हेडिंग। जितने अच्छे से हेडिंग डाल के लिखोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके ज्यादा नंबर आने के। तो हेडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, ये मैं कहूंगा। बाकी कैसे लिखना है, सबसे पहले एक रूपरेखा बना लेना। रूपरेखा के अंतर्गत पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना रहता है, हर निबंध में प्रस्तावना, बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग, लास्ट में उपसंहार। ठीक है, तो ये आपका निबंध हो गया पूरा।
समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे करना है आपको। बाकी निबंध पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, वीडियो हाजिर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चल रहे हैं भैया, आप लोगों के बेस्ट रिजल्ट की हम कामना करते हैं कि आप लोग जो है बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बाकी चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले सब्जेक्ट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।